कहानी की शुरुआत 1676 में पेरिस वेधशाला से होती है। उस समय अधिकांश लोग ये मानते थे कि प्रकाश तत्काल प्रसारित होता है। कल्पना कीजिए कि जैसे ही कोई तारा जन्म लेता है, उसकी रोशनी तुरंत पूरे ब्रह्मांड को भर देती है, मानो एक अचानक की सांस जो हवा को एक आकाशीय और अमूर्त सुगंध से भर देती है। हालांकि वहां एक व्यक्ति था, एक डैनिश खगोल शास्त्री नाम ओले रोमर। वो एक गहन गंभीरता से संपन्न व्यक्ति था। उसकी आंखें हमेशा रात्रि के अंधेरे आकाश की ओर निर्देशित रहती थीं, जहां तारे दूर की मोमबत्तियों की तरह चमकते थे, एक कड़वे और लगातार स्वाद वाली असीम जिज्ञासा की चमक के साथ झिलमिलाते हुए। उसने अनगिनत रातें बृहस्पति की एक चंद्रमा, जिसे आयो कहा जाता है, का निरीक्षण करते हुए बिताईं। कल्पना कीजिए उसे एक अंधेरी कमरे में, एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी से रोशन, एक प्राचीन दूरबीन पर झुकी हुई आकृति, आयो की गतिविधियों को सूक्ष्म सटीकता से रिकॉर्ड करती हुई, मानो प्रत्येक नोट एक अमृत का घूंट हो जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करता है। उसने एक विचित्र घटना की खोज की। जब पृथ्वी बृहस्पति से दूर की स्थिति में जाती थी तो आयो का ग्रहण हमेशा देरी से होता था। जब पृथ्वी बृहस्पति के निकट आती थी तो ग्रहण समय से पहले घटित होता था। उस युग में इसे मात्र अवलोकन की त्रुटि माना जाता था। शायद रात्रि की ठंडी हवा लेंसों को धुंधला कर देती थी, या नींद की कमी से थकान जो मन में एक थकाऊ स्वाद छोड़ देती थी। लेकिन ओले रोमर के पास एक अविश्वसनीय रूप से साहसी अंतर्ज्ञान था। क्या यदि प्रकाश को अंतरिक्ष पार करने में समय लगता हो? ये वो क्षण था जब मानवता ने पहली बार महसूस किया कि प्रकाश एक क्षणभंगुर भूत नहीं है। प्रकाश एक दूत है जो जल्दबाजी में चलता है, दूरी के भार को ढोते हुए, जैसे एक यात्री जो एक अदृश्य बोझ उठाए चलता है। यदि पृथ्वी दूर जाती है तो ये प्रकाशीय दूत अतिरिक्त दूरी तय करता है और संदेश देरी से पहुंचता है, एक देरी से गूंजती हुई प्रतिध्वनि छोड़ते हुए जो शून्य में गूंजती है। उसके द्वारा किए गए गणनाएं पूरी तरह सही नहीं थीं। उसने प्रकाश की गति को लगभग 2,20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड अनुमानित किया। वास्तविक मूल्य लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिर भी उसने आधुनिक भौतिकी के द्वार खोल दिए। प्रकाश की गति सीमित है, ये एक आकस्मिक खोज नहीं थी। इसने नई प्रश्नों की झड़ी लगा दी और बाद की पीढ़ियों के वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली पर गहराई से चिंतन करने के लिए प्रेरित किया, मानो प्रत्येक प्रश्न ज्ञान की सामूहिक भूख को संतुष्ट करने वाला एक निवाला हो। आज हम जानते हैं कि रोमर की खोज आयो के ग्रहण चक्र के अवलोकन पर आधारित थी और हमने इसे आधुनिक मापन विधियों से परिष्कृत किया है। उदाहरण के लिए, ग्रहों तक की दूरी की रडार मापन, चंद्रमा तक की लेजर मापन या पार्कर सोलर प्रोब जैसी अंतरिक्ष जांचों के संकेतों की समय मापन के माध्यम से हमने शून्य में प्रकाश की गति को ठीक 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की पुष्टि की है। 2025 के नवीनतम विकासों में उच्च सटीकता वाले प्रयोग शामिल हैं जो इस मूल्य को विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत करते हैं, संचार से लेकर खगोल भौतिकी तक, प्रकाश की गति की अपरिवर्तनीयता को अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रदर्शित करते हुए। इसके अलावा 2025 में वियना के क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र में वैज्ञानिकों ने टेरिल पेनरोज प्रभाव को पुनर्सृजित किया, प्रकाश की गति को दृश्यमान बनाते हुए और विशेष सापेक्षता की भविष्यवाणियों को अधिक ठोस बनाते हुए। अल्ट्रा फास्ट लेजर पल्स और 300 पिकोसेकंड जितने छोटे एक्सपोजर समय वाली शटर कैमरों का उपयोग करके उन्होंने ऐसी वस्तुओं के स्नैपशॉट कैद किए जो प्रकाश की गति के 99.9% पर गति की नकल करते हैं, ये खुलासा करते हुए कि ये वस्तुएं संकुचित होने के बजाय घूमी हुई दिखाई देती हैं, एक दशकों पुरानी ऑप्टिकल भ्रम की पुष्टि करते हुए और एक जलते हुए रेगिस्तान में मिराज की विकृति जैसा दृश्य रंग जोड़ते हुए। साथ ही हैरियट वॉट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समय क्रिस्टलों के ऑपरेटरों को हेरफेर किया ताकि फोटोनों की गति को नियंत्रित किया जा सके, फोटोनिक प्रौद्योगिकी में एक नई युग की शुरुआत करते हुए और क्वांटम अंतर्क्रियाओं में प्रकाश की गति की मौलिक भूमिका की और पुष्टि करते हुए। ये समय ऑप्टिकल क्रिस्टलों की हेरफेर तरंग दैर्ध्य से छोटी सामग्रियों में प्रकाश के प्रसार को बदलने की अनुमति देती है, मानो एक अदृश्य नदी के प्रवाह को आकार दिया जा रहा हो। ऑप्टिकल संचार और क्वांटम सेंसरों में अनुप्रयोगों को बढ़ावा देते हुए एक सटीकता के साथ जो शास्त्रीय और क्वांटम की सीमा का स्वाद चखाती है। यदि प्रकाश की गति है तो वह किसके सापेक्ष गतिशील है? ये प्रश्न 19वीं शताब्दी की भौतिकी में सबसे बड़ी उलझन पैदा कर गया। उस समय के वैज्ञानिक मानते थे कि प्रकाश एक तरंग है और इसे प्रसारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, जैसे एक तरंग को पानी की या ध्वनि को हवा की, अपनी कंपन के साथ जो शांत झील में लहरों की तरह फैलती हैं, एक क्षणभंगुर निशान छोड़ते हुए जो मौन में विलीन हो जाता है। इस काल्पनिक पदार्थ को उन्होंने एक काव्यात्मक नाम दिया, ईथर। शुरू में लोग सोचते थे कि पृथ्वी ईथर के सागर से होकर फिसलती है, जैसे एक शांत नदी में नाव। यदि ये धारा की दिशा में चलती है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है, विपरीत दिशा में घट जाती है। कल्पना कीजिए उस काल के वैज्ञानिकों को, धूल भरी प्रयोगशालाओं में ईथर पर उत्साहपूर्वक चर्चा करते हुए आकृतियां, जहां पुरानी लकड़ी और ऑक्सीकृत धातु की गंध व्याप्त है, मानो ईथर एक अदृश्य सागर हो जो सब कुछ घेरता है, रहस्यमय हवाओं का वाहक जो अंधेरे में रहस्य फुसफुसाती हैं।
ईथर का पता लगाने के लिए 1887 में दो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एल्बर्ट मिशेल्सन और एडवर्ड मॉर्ले ने एक सटीक प्रयोग किया। उन्होंने एक उपकरण का उपयोग किया जिसे इंटरफेरोमीटर कहा जाता था। ये एक जटिल प्रणाली थी जिसमें दर्पण एक विशाल प्लेटफॉर्म पर रखे गए थे जो कंपन से बचने के लिए पारा के टैंक में तैरता था, जैसे चंद्रमा की रोशनी के नीचे शांत झील में फिसलती नाव। ये प्रयोग ओहियो राज्य के क्लेवलैंड में केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय के अंधेरे तहखाने में किया गया, एक जगह जहां घड़ियों की टिक टिक वैज्ञानिकों की फुसफुसाहटों से मिश्रित होती थीं, एक अपेक्षा से भरी वातावरण पैदा करते हुए, जैसे तूफान से पहले प्रत्याशा की घनी सुगंध। उन्होंने प्रकाश की किरणों को उस समय की साधारण रोशनी दो लंबवत पथों में प्रतिबिंबित किया, एक ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति की दिशा के समानांतर, दूसरा लंबवत। यदि ईथर मौजूद होता तो वे व्यतिकरण पैटर्न में परिवर्तन की अपेक्षा करते थे, जैसे शांत झील में हवा से पैदा हुई लहरें। लेकिन परिणाम ने पूरी भौतिकी समुदाय को हिला दिया। कोई परिवर्तन नहीं था, चाहे प्रकाश की प्रसार दिशा कोई भी हो। चाहे आप प्रकाश का पीछा करें या उससे भागें, मापी गई प्रकाश की गति ठीक वैसी और अपरिवर्तनीय थी जैसे एक स्थिर स्वाद जो मुंह में बिना हिले रहता है। ये स्पष्ट रूप से आइजैक न्यूटन द्वारा सदियों से स्थापित निरपेक्ष स्थान और समय की अवधारणाओं का उल्लंघन करता था। जबकि सभी उलझन में थे, महसूस कर रहे थे कि भौतिकी का भवन ढहने वाला है, वैज्ञानिक सम्मेलनों में तालियों और सांसों से मिश्रित गर्मागर्म बहसों के दौरान मंच पर आया आइंस्टीन, जो केवल 26 वर्ष का था। प्रकाश की गति को अपरिवर्तनीय देखकर उसने एक विध्वंसक विचार प्रस्तुत किया। यदि प्रकाश की गति किसी भी मापन प्रणाली में नहीं बदलती तो कुछ और को झुकना चाहिए। ब्रह्मांड के सीमा के रूप में प्रकाश की गति की रक्षा करने के लिए हमें दो स्तंभों का बलिदान करना चाहिए जिन्हें हम अधिक मजबूत मानते थे, समय और स्थान। मानो ये एक अनुष्ठानिक बलिदान हो जो एक गहन और परिवर्तनकारी सार को मुक्त करता है। ये विशेष सापेक्षता का सिद्धांत है जो 1905 में जन्मा, वो वर्ष जब आइंस्टीन ने इस सिद्धांत की घोषणा एक साधारण लेख में की जिसने दुनिया को हिला दिया, जैसे एक तारों भरी रात की शांति में गड़गड़ाहट। आइंस्टीन ने कहा कि यदि आप प्रकाश की किरण का पीछा करने की कोशिश करें तो ब्रह्मांड सुनिश्चित करता है कि आप इसे हमेशा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पर देखें। इसे हासिल करने के लिए ब्रह्मांड आपके समय को मोड़ता है। आपकी घड़ी टूटती नहीं है, ये समय स्वयं फैलता है, गर्मी के नीचे फैलती आटे की तरह, एक फैली हुई अनंतता का स्वाद छोड़ते हुए। जैसे जैसे गति बढ़ती है, ब्रह्मांड आपके समय के प्रवाह को धीमा कर देता है ताकि प्रकाश की गति की अपरिवर्तनीयता को बनाए रखे। ये एक साधारण गणितीय चाल नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक पागल समझौता है, ब्रह्मांडीय तराजुओं को एक सटीकता के साथ संतुलित करते हुए जो एक पुराने वाइन में स्वादों के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। कल्पना कीजिए एक अंतरिक्ष यान में होना जो अंधेरे शून्य को चीरता है, इंजनों की गूंज, गति के साथ बढ़ती एड्रेनलिन, और अचानक आप नोटिस करते हैं कि आपकी घड़ी घर की घड़ी से पीछे रह जाती है। मानो प्रत्येक सेकंड ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए फैलता है, समय की तरलता की भावना को अनंत में विलीन करते हुए। ये सिद्धांत एक अमूर्त परिकल्पना नहीं है, इसे अनगिनत आधुनिक प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई है। उदाहरण के लिए 1971 के हैफिले-कीगन प्रयोग में वैज्ञानिकों ने अत्यंत सटीक परमाणु घड़ियों को पूर्व और पश्चिम दिशाओं में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विमानों में लादा, उन्हें जमीन पर घड़ियों से तुलना की। परिणाम ने, जैसा आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी, दिखाया कि उड़ान वाली घड़ियां पीछे रह गई। इसमें गति के कारण समय फैलाव और सामान्य सापेक्षता के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव शामिल थे। ये खुलासा करते हुए कि गति और गुरुत्व समय के कपड़े को ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में धागों की तरह बुनते हैं। या म्यूऑनों के बारे में सोचिए, मूलभूत कण जो ब्रह्मांडीय किरणों के वायुमंडल से टकराव से पैदा होते हैं। विश्राम में म्यूऑनों की औसत जीवन अवधि मात्र 2 माइक्रोसेकंड है, लेकिन जब वे प्रकाश की गति के निकट गति से चलते हैं तो वे समय फैलाव से गुजरते हैं और अधिक दूरी तय करते हैं, पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। समय फैलाव के बिना वे तुरंत क्षय हो जाते, एक क्षणभंगुर स्वाद की तरह जो तालू पर विलीन हो जाता है। जर्मनी के जीएसआई हेल्महोल्ट्ज सेंटर के ईएसआर जैसे कण त्वरकों में वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति के 34% पर समय फैलाव को मापा, आइंस्टीन के सूत्र की सटीक पुष्टि करते हुए। आइव्स स्टिलवेल प्रयोग ने तेज गति से चलते आयनों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति विस्थापन को मापा, ये सिद्ध करते हुए कि समय ठीक धीमा होता है, जैसे एक घड़ी जो गति से बदलते ताल को चिन्हित करती है। हाल ही में 2024 और 2025 में प्रकाशित शोधों में दूरस्थ सुपरनोवा के अवलोकनों ने सार्वभौमिक समय फैलाव की सबसे स्पष्ट प्रमाण दी है। विस्फोटित तारों की प्रकाश वक्रों में धीमापन दिखता है। सापेक्षतावादी भविष्यवाणियों के अनुरूप हमारी सत्यापन की पहुंच को अपार ब्रह्मांडीय पैमानों तक विस्तारित करते हुए, मानो ब्रह्मांड स्वयं हमें प्रमाणों का भोज प्रदान करता हो जो विशालता में स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी संस्थाओं में ऑप्टिकल घड़ियों के प्रयोगों ने छोटी ऊंचाई अंतरों के लिए भी गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव की पुष्टि की है। सापेक्षता के व्यापक
व्यापक प्रभावों पर जोर देते हुए अप्रैल 2025 में NIST के नए परमाणु घड़ी NIST F4 के साथ प्रयोग ने एक सटीकता स्थापित की जो हर 100 मिलियन वर्षों में 1 सेकंड से कम खोती है, ये मापते हुए कि जैसे जैसे गुरुत्व बढ़ता है समय अधिक धीमा होता है, जैसे एक प्रवाह जो गुरुत्वाकर्षण के गड्ढे में गाढ़ा हो जाता है। 2025 से 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एसिस प्रयोग जो अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया और ESA के कोलंबस मॉड्यूल पर स्थापित किया गया 400 किलोमीटर ऊंचाई पर सटीक मापन करेगा, समय फैलाव को अगले स्तर पर ले जाएगा। अल्ट्रा कोल्ड घड़ियां ये खुलासा कर सकती हैं कि क्वांटम भौतिकी समय को कैसे बदलती है और गणनाएं संकेत करती हैं कि छोटी उतार चढ़ाव घड़ियों की मापन को फैला सकती हैं। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि एक सटीकता के साथ करते हुए जो एक कंपित क्रिस्टल की नाजुकता की याद दिलाती है। 2025 में इलिनॉय यूनिवर्सिटी में क्वांटम नेटवर्क पृथ्वी पर सामान्य सापेक्षता की जांच कर रहे हैं, ऑप्टिकल घड़ियों के साथ क्वांटम कंप्यूटरों के नेटवर्क में गुरुत्वाकर्षण प्रभावों की प्रमाण देते हुए। अप्रैल 2025 के NIST प्रयोग ने पुष्टि की कि जैसे जैसे गुरुत्व बढ़ता है समय अधिक धीमा होता है, जैसे एक नदी जो गहरे घाटी में गति खो देती है। जुलाई 2025 में PRX क्वांटम में प्रकाशित एक लेख ने दिखाया कि क्वांटम कंप्यूटरों के नेटवर्क कैसे सामान्य सापेक्षता का अध्ययन करते हैं। 3 उलझे हुए परमाणु घड़ियों के साथ एक प्रयोग प्रस्तावित करते हुए जो घुमावदार स्थान समय में क्वांटम यांत्रिकी के व्यवहार की परीक्षा लेगा, क्वांटम और सापेक्षतावादी को एक टेपेस्ट्री में विलय करते हुए जो 2 संवेदी दुनिया की चौराहे जैसा महसूस होता है। अभी भी जुलाई 2025 में 3 उलझे हुए परमाणु घड़ियों के साथ एक प्रयोग प्रस्तावित किया गया ताकि घुमावदार स्थान समय में क्वांटम यांत्रिकी के व्यवहार की जांच की जा सके। क्वांटम प्रणालियों में समय और स्थान का उद्भव श्वार्ज़शील समाधान के अनुरूप समय फैलाव प्रभावों को आकार देता है, मानो ब्रह्मांड छिपी परतों को उजागर करता हो जो जटिलता में स्वादिष्ट होते हैं। अब पहले प्रश्न पर लौटें, यदि हम प्रकाश की गति प्राप्त कर लें तो वास्तव में क्या होगा? हम स्थान समय को एक सीमित बजट के रूप में अवधारित कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्थान में तेजी से यात्रा करते हैं समय को सौंपा गया कोटा घटता है, जैसे ब्रह्मांडीय भोज में एक संसाधन जो समाप्त हो जाता है। प्रकाश की गति की ओर पागलपन से त्वरित होते हुए आपका समय अधिक से अधिक धीमा होता है। आपके लिए सैकड़ों वर्ष एक क्षणभंगुर पल की तरह गुजर सकते हैं, और जब आप ठीक प्रकाश की गति प्राप्त कर लेते हैं स्थानिक गति पूरा बजट उपभोग कर लेती है। उस बिंदु पर समय का कोटा शून्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि एक फोटॉन सूर्य की सतह से निकलता है, 15 करोड़ किलोमीटर तय करता है और अंततः आपकी रेटिना से टकराता है। हमारी धारणा के अनुसार इसमें 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन फोटॉन के लिए पूरी यात्रा में कोई समय नहीं लगता। प्रस्थान और आगमन एक साथ होते हैं, जैसे एक शाश्वत स्वाद जो नहीं मिटता। उस दुनिया में कोई अतीत या भविष्य नहीं है, केवल एक शाश्वत वर्तमान जो एक अपरिवर्तनीय पर्दे की तरह फैला होता है। समय की अवधारणा पूरी तरह ढह जाती है। फोटॉन को एक अमर दूत के रूप में सोचिए। वह ब्रह्मांड को पार करता है बिना समय की थकान महसूस किए, बिना अनंत यात्रा की स्मृतियों को ढोए, बस अपनी उत्पत्ति से गंतव्य तक एक शाश्वत क्षण में अस्तित्वमान, एक कालातीतता का स्वाद छोड़ते हुए जो ब्रह्मांड को व्याप्त करता है। फोटॉन के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड शून्य मोटाई में संकुचित हो जाता है, समय विलीन हो जाता है और सभी घटनाएं एक साथ खुलती हैं, जैसे एक मौन छवि जो एक साथ खुलती है, एम्बर में जमे हुए परिदृश्य की शांति की याद दिलाते हुए। यह निष्कर्ष समय फैलाव के सूत्र से निकलता है। लॉरेंस कारक प्रकाश की गति पर अनंत की ओर जाता है और फोटॉन का अपना समय शून्य हो जाता है। X जैसी प्लेटफॉर्मों पर सामाजिक चर्चाएं इसे प्रतिबिंबित करती हैं। उपयोगकर्ता समझाते हैं कि विभिन्न दूरियों पर प्रकाश की गति की स्थिरता कैसे समय फैलाव की ओर ले जाती है, अवधारणा की सहज समझ को मजबूत करते हुए, जैसे साझा आश्चर्य का स्वाद चखती बातचीतें। 2025 में CERN के म्यूऑन भंडारण रिंग के प्रयोगों के डेटा ने प्लैंक पैमाने पर सापेक्षतावादी समय फैलाव में संशोधनों का विश्लेषण किया, म्यूऑनों की जीवन अवधि के फैलाव की सीमाओं को निर्धारित करते हुए और विशेष सापेक्षता की सीमाओं की प्रमाण देते हुए। जून 2025 में प्रकाशित लेखों ने सममित प्रणालियों में म्यूऑनों के समय फैलाव का परीक्षण किया, जो असममितताएं दिखाते हैं। विशेष सापेक्षता के सिद्धांत की मुख्य प्रमाणों में से एक का पुनर्मूल्यांकन करते हुए, मानो एक पके फल को छीलकर सत्य के छिपे नाभिकों को उजागर करना। यहाँ कारण है कि हम प्रकाश की गति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। द्रव्यमान अंतिम कुंजी रखता है। जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के निकट पहुँचते हैं, आपका द्रव्यमान अनंत की ओर जाता है। आगे धकेलने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे एक लगातार बढ़ती पहाड़ को धकेलना। वास्तव में हम सापेक्षतावादी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, न कि विश्राम में अपरिवर्तनीय द्रव्यमान की। जैसे जैसे एक वस्तु त्वरित होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और E बराबर mc वर्ग के समीकरण के अनुसार ये ऊर्जा प्रभावी द्रव्यमान में वृद्धि का कारण बनती है, जिससे अतिरिक्त त्वरण अधिक से अधिक कठिन हो जाता है, जैसे एक ढलान वाली पहाड़ी पर बर्फ की गेंद को लुढ़काना जो प्रत्येक घुमाव के साथ वजन जमा करती है। ब्रह्मांड इस चरम तरीके से पदार्थ को समय का हिस्सा बनाता है, जबकि प्रकाश अनंत का नदी है, तरल और शाश्वत। हम प्रकाश की गति से नीचे धीमे लेन में फंसे हैं, लेकिन शायद ये एक अभिशाप नहीं है।
ठीक इसलिए क्योंकि हम प्रकाश की गति प्राप्त नहीं कर सकते, समय हम में से बहता है। हम बढ़ते हैं, बूढ़े होते हैं, याद करते हैं और सपने देखते हैं, प्रत्येक क्षण का स्वाद चखते हुए, जैसे वर्षों के साथ परिपक्व होता वाइन। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की कुंजी है, लेकिन साथ ही ये हमें अस्तित्व के लिए एक सुरक्षात्मक छतरी प्रदान करती है, हमें समय के प्रवाह में लंगर डालते हुए एक पूर्ण जीवन जीने के लिए, बनावटों और रंगों से समृद्ध। और 2025 में ये सिद्धांत अमूर्त नहीं है, ये प्रौद्योगिकी में मूर्त रूप लेता है। उदाहरण के लिए, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली को समय फैलाव की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। उपग्रहों में घड़ियां उच्च गति के कारण धीमी हो जाती हैं, कमजोर गुरुत्व के कारण तेज हो जाती हैं, और प्रतिदिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड का शुद्ध समायोजन आवश्यक होता है। सापेक्षतावादी सुधार के बिना जीपीएस प्रतिदिन किलोमीटरों की त्रुटियां जमा करेगा, नेविगेशन को समय से धुंधला मानचित्र की तरह विकृत करते हुए। इसके अलावा वैज्ञानिक सापेक्षतावादी सिद्धांतों का उपयोग क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए करते हैं। समय और स्थान की हेरफेर सूचना प्रसंस्करण को तेज करती है और चिकित्सा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक नई युग खोल सकती है। औषधीय अंतर्क्रियाओं की सिमुलेशन या ब्रह्मांडीय घटनाओं के मॉडल अभूतपूर्व निष्ठा के साथ किए जाते हैं, मानो सिम्युलेटेड वास्तविकता के शुद्ध सार का स्वाद चखना। विशेष सापेक्षता के प्रकाश शंकु से प्रेरित दृष्टिकोण कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं और चिकित्सा में पूर्वानुमान मॉडलिंग को क्रांतिकारी बनाते हैं, एक सटीकता प्रदान करते हुए जो उपचारात्मक मरहम जैसा महसूस होता है। ये विकास उत्तेजना पैदा करते हैं, मानो हम ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों को छू रहे हों, खोज की सुगंधें मुक्त करते हुए जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। अप्रैल 2025 के न्यू साइंटिस्ट में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि विशेष सापेक्षता के नियमों का उपयोग नए क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए किया जा सकता है और ये मशीन लर्निंग के माध्यम से सापेक्षता को गहरा कर सकता है, सापेक्षतावादी को क्वांटम के साथ एक बौद्धिक भोज में विलय करते हुए। जुलाई 2025 में एडिलेड विश्वविद्यालय में उन्होंने क्वांटम ऑप्टिकल घड़ियां विकसित की जो जीपीएस नेविगेशन को बहुत अधिक पार करती सटीकता प्रदान करती हैं। ये क्वांटम डिटेक्शन प्रौद्योगिकियां जीपीएस अस्वीकार स्थितियों में सैन्य अनुप्रयोगों के लिए समाधान प्रदान करती हैं। ये प्रदर्शित करती हैं कि क्वांटम घड़ियां कैसे अचूकता का स्वाद चखाती सटीक नेविगेशन सुनिश्चित करती हैं। 2025 में क्वांटम क्लासिकल हाइब्रिड प्रोसेसर डेटा केंद्रों में एकीकृत हो रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अनुकूलन की विशिष्ट कार्यों को बढ़ावा देते हुए, मानो भविष्य हमारी आंखों के सामने अनंत संभावनाओं के साथ खुल रहा हो।